बोल रहा जगह हूँ पे कि इस नहीं है। चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर स्टार्ट हुआ और ये सेंटर ऑफ मास तुम्हें हर सब्जेक्ट सॉरी हर चैप्टर में काम आने वाला है। मुझे एक बात बताओ, कोई एक बॉडी है ना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बॉडी है। देखिए, अरे यार ये क्या हो गया। एक बॉडी है, मान लो ये व्हाइट कलर का दिखा। ममता मृणाली, ये व्हाइट कलर का बॉडी है। मैं बोल रहा हूँ हम्म। कि यहाँ का इसका पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ का पार्टिकल v1 से चल रहा है, यहाँ का पार्टिकल v2 से चल रहा है, यहाँ का पार्टिकल v3 से चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मोशन। तुम बोलोगे ऐसा पॉसिबल है क्या, हम बोलेंगे हाँ पॉसिबल है। बताते हैं कैसे। तुम टेबल पे डाल दो अपना मोबाइल, ध्यान से सुनो। टेबल पे अपना ऐसे मोबाइल डाल दो और तुम यहाँ पे फोर्स लगाओ, तो ये मोबाइल का ये वाला पार्ट नहीं हिलेगा। ये क्या करेगा, कुछ देर के लिए बाद ऐसे घूम जाएगा, हाँ या ना, बोलो। घूम जाएगा कि नहीं घूम हम्म। जाएगा। तो कौन घूमा भाई, यहाँ का पार्टिकल घूमा है ना। यहाँ का पार्टिकल तो ऑलमोस्ट रुका ही हुआ है। क्या कहते हो। अरे हम्म। समझे आर्यन, योगेश, ममता। तो अब यस हम क्या सर। बोले, कौन सा पार्टिकल घूमा, कितना घूमा, कैसे घूमा, कैसे बताएंगे। क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे लगाए हैं। ये पार्टिकल मान लो एक्सेलरेट हो गया ए से, है ना। ये पार्टिकल बहुत कम से एक्सेलरेट हुआ यार, ऑलमोस्ट नहीं हुआ। तो हम कैसे बोले कि इस पूरे का पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तो काफी गड़बड़ हो गया। तो मैं तुम्हें बता दूं, एक्सेलरेशन में तुमको चिंता नहीं करना है। एक्सेलरेशन में तुमको चिंता नहीं करना है। वो फोर्स अपॉन मास जो आएगा ना, वो एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का ही आएगा अपने आप। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, हाँ। लेकिन वेलोसिटी में दिक्कत है। वेलोसिटी में दिक्कत है। तो वेलोसिटी हम किसका निकालते हैं, हम निकालते हैं इनके सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास है क्या एक्चुअली में। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा लोकेशन है, जगह है, जहां हम अज्यूम करते हैं कि पूरे बॉडी का मास वहीं पे होगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट। हम अज्यूम कर लेते हैं व्हाट कि इज सेंटर ऑफ सर? मास एक ऐसा। वेरी हैप्पी बर्थडे, हाउ डू यू डू मैन। गांव में हूँ सर। बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, उसका तो पहले थैंक यू वैंक यू कुछ जवाब तो दे दो यार। हैं? थैंक यू सर, सर आपको इंग्लिश मैसेज में भी किया, बोला ना थैंक यू आपने। सर। अच्छा अच्छा, हाँ, जन्म नहीं दिवस सर, की हार्दिक वैसा कुछ शुभकामनाएं भी नहीं। आपको। थैंक यू सर। अरे हिंदी में बोल। पार्टी वार्टी का देख लो, है ना, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। बोलना ना पड़े, हाँ, हम आने के समझ रहे हो बाद ना, देख बोलना ना लूंगा। पड़े। आने के बाद आर्यन, आर्यन को तो बुलाओ मृणाली, ना। योगेश, फोन पे पेटीएम तुम्हारे आसपास के दुकान में चलता है ना। नहीं नहीं, हमारे पास चलता है, नहीं है, मेरा कोई तो इशू चलता नहीं है। नहीं है। हाँ तो देख लो भाई इन लोगों को, समझ लो, देख लो। मैं आने के बाद ही जाऊंगा, हम जाने वाले ना घूमने, तब हाँ देखेंगे। तो भाई काट लेना इसको अच्छे से, समझे आर्यन। नहीं नहीं। अरे पूरा निचोड़ के रख देंगे। हाँ बस बस। नहीं, वो नींबू को वो जब हम लोग निचोड़ेगा, निचोड़ते हैं ना, तो वैसा उसका कुछ। हाँ निचोड़ता नहीं इसलिए। हाँ, वैसा ही निचोड़ दूंगा सर। वैसा ही वैसा ही। हाँ दोस्तों, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी हमने माना है यहाँ पे। ध्यान से सुनो, ओमकार आ ही गए हो सर, तो कुछ देर देख लो, फिर पार्टी यहाँ भी हम लोग कर लेंगे वर्चुअली। देख लो कुछ देर। तो मैं बोल रहा हूँ, हम अज्यूम करते हैं कि इस पूरे व्हाइट वाले जो पार्टिकल या बॉडी है, उसका मास यहाँ पे होगा, हम अज्यूम करते हैं। तो तुम बोलोगे सर एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास, हम अजम्पशन पे खेलते हैं। यस, हम अज्यूम करते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास वहां पे केंद्रित है। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। क्या ये जरूरी है कि ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, क्या ये जरूरी है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कैसे, देखो, मैं ममता का फोटो बनाता हूँ, ठीक है, ये है ममता, ठीक है। तो ममता का देखो कहानी ऐसा है कि इसका अभी सेंटर ऑफ मास इसके नाभि के पास है। अब ये चाहती है कि हम अपने सेंटर ऑफ मास को अपने बॉडी से बाहर निकाल दें, तो ऐसा हो सकता है, बताएं कैसे। ये ऐसे झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, ऐसा कुछ झुका हुआ ममता बना देते। सॉरी, आंख उल्टा हो गया, है ना, गर्दन की तरफ तो आंख हो गया। सर ये क्या कर दिया आपने? ये ये ऐसी कैसी ममता को झुकी मैंने हुई है? झुका दिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास नहीं नाभि में ना होके बाहर आ जाएगा। तुम बोलोगे ऐसा सर, होता है, उसकी यस। देखो उसकी तो कमर देखो टूट देखो, गई लगता है, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, देखो देखो। ये रिंग तुम लोगों ने देखा है, रिंग। इस रिंग का मास एक्चुअली में कहाँ पे होगा। तुम बोलोगे एक्चुअली में मास तो यहाँ पे होगा, यहाँ सब पे, जो व्हाइट वाला बॉर्डर है यहाँ पे। लेकिन सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होता है, बीच में, यहाँ खाली जगह में, है ना।
बॉडी के बाहर होता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तुम सर बोलोगे फिर से नहीं एक बार बता। अभी बताया जाएगा। सेंटर ऑफ मास, ममता, वो जगह है जहां बॉडी का मास हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहीं पे केंद्रित है। बोलो, यानी बॉडी का मास पूरा का पूरा वहीं पे है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ये अजम्पशन है। यस। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे है, तो उसके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, ये मेरी चाहत है। बता दूं क्या? बता बोलो। दीजिए। चलो, जब तुम इतना यस रिक्वेस्ट कर सर। रही हो इतना प्रेम से, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तुम बोलोगे ये क्या होता है, ये क्या बवाल है? अभी बताते हैं ये बवाल क्या। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि वो लाइन जो उस बॉडी को इक्वल दो हिस्सों में बांट दे। फिर से सुनो, वो इक्वल दो हिस्सों में बांट दे, उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तुम बोलोगे हाँ ये तो हम जानते हैं। ये देखो, देखा? ममता तुम कुछ बोल नहीं पाती हो कभी क्लास में, ये मैंने गौर किया है। बेचारी क्या आवाज कर जाती है सर। हाँ सर, क्या कुछ आवाज नहीं सुरक्षा? किया। अच्छा, अब देखो, मैंने बोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरी बात, जब दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए किसी बॉडी में, हो सकता है किसी में दो बने, किसी में एक बने, हो सकता है किसी में एक भी ना बने। क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो अगर किसी बॉडी में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए और वो दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां कट करता है ना, वही हो जाता है उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये एक लाइन है, क्या इन दोनों ने इक्वल हाफ में बांटा है, हाँ या ना? अरे इक्वल हाफ में यस। बांट दिया ना सर्कल को। बोलोगे हाँ। क्या एक और हाँ सिमेट्री सर। बन सकता है, पॉसिबल है? तुम बोलोगे हाँ बन सकता है, यहां से बन सकता है। लो, तो इन दोनों ने कट कहां पे किया है? यहां पे किया है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। बोलो। अब इस ग्रीन वाले सर्कल में, जो सर्कल नहीं है मतलब सेमी सर्कल या हेमी स्फीयर है, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है दोस्तों? बताओ। एक। इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा ही होगा, दोनों इक्वल हाफ में बांट दिया। ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये बताता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं भी होगा। कहां होगा अभी नहीं बता सकते, बट कहीं भी होगा, बस इसी लाइन पे होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ। नहीं सर। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं और भी अच्छे से, कि सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनिए, मैं बार बार अब सेंटर ऑफ मास को COM ही लिखूंगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा नियर टू हैवी ऑब्जेक्ट होता है, नियर टू हैवी मास या हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी बॉडी। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे अभी, है ना? इसको प्रूव किया जाएगा, आप इसको टेंशन मत लो, ठीक है? बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज सुनो, सेंटर ऑफ, ये हटा देना, चलो इसको हटाओ। मैं तुम्हें बता दूं, सेंटर ऑफ मास और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तुम बोलोगे हाँ सर नाम तो सुने हुए। सेंटर ऑफ मास उस हाइपोथेटिकल पोजीशन को कहते हैं जहां पूरा ही मास सेंटर्ड है, यानी केंद्रित है। बोलोगे हाँ ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है। तुम बोलोगे ग्रेविटी तो सर ऐसा फोर्स है जो मास की वजह से होता है। भाई होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास की वजह से ही होता है। बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो ग्रेविटी, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेविटी दोनों का पोजीशन सेम होता है। तुम बोलोगे अच्छा, यस। लेकिन जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है, या तो नीचे, जनरली नीचे हो जाता है। COM मान लो ऊपर है, तो उससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा COG, लार्जर ऑब्जेक्ट में। तुम बोलोगे याद रखने का जरूरी है, अभी याद रखना है तो रखो, नहीं तो बाद में तो देखेंगे इसको ग्रेविटी में, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? बताओ दोस्तों। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं उस चीज को प्रूव करके कि हैवी की तरफ ज्यादा होता है, मतलब हैवी के तरफ सेंटर ऑफ मास होता है और लाइटर से थोड़ा सा दूर होता है। तो उसको समझने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जब दो बॉल ले लेते हैं, मान लो दो हमने गेंद ले लिया, ध्यान से सुन हम लोग, ये दो गेंद है, ये लोहे का गेंद है और ये प्लास्टिक का गेंद है, ये वाला, ये। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों गेंद रखा हुआ है और इन दोनों को तुम क्या मान लो, सिस्टम मान लो। इन दोनों को क्या मानो?
सिस्टम। तो अगर ये दोनों एक सिस्टम है ना, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसे सिस्टम और सराउंडिंग आज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, समझ रहे हो? इसी के बाद तो मैं बोल रहा हूं अगर ये दोनों सिस्टम है तो इनका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। बोलोगे हाँ भाई, ये एक मास m है कैपिटल और ये स्मॉल है m, तो इनका सेंटर ऑफ मास तुम बोलोगे इनके करीब ही होगा, इनके बीच में ही होगा, है ना? तो इनके बीच में होगा, लेकिन अभी अभी मैंने बताया थोड़ा सा इसकी तरफ होगा, थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, यानी इनको भाई इनका एक्सिस यही होगा ना, देखो तो यही सिमेट्री एक्सिस है दोनों को इक्वल में बांटने वाला। अरे हाँ या ना, ये है या ये है? देखो तो मुझे एक बात बताओ, व्हाइट वाला है या ब्लू वाला है इसको बांटने वाला? व्हाइट वाला। व्हाइट वाला है, ब्लू वाला नहीं है। मैंने बोला कि ये इक्वली बांटते हैं। इक्वल यहाँ पे कहां से बांटा? इक्वल नहीं बांटा ना, ठीक है? तो व्हाइट वाला है। इससे हमें ये पता चल गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है जरूर इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं पे। मैं तुम्हें बता दूं, जो हैवी होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। आओ इस चीज को जरा प्रूव करें और समझने की हम क्या करें, कोशिश करें। लेकिन सोच रहे उससे पहले एक और चीज बता दे, ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझने की कोशिश करना है। कर लोगे? बोलो दोस्तों, कर लोगे तो आओ कर लो। हाँ सर, हाँ। कर लो यस कर लो। सर। मैं जो लिख रहा हूं उसका अर्थ कौन बताएगा, ये देखना। और ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये पहले पकड़ना कि गलत है या सही है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सोच के बताना कि ये गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। रीजन मैं बताऊंगा, आंसर तुम बताओगे। बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है ना भाई? देखो मैंने अभी अभी बोला सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पोजीशन है जहां हम अज्यूम करते हैं मास, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास मैं तुम्हें बता दूं किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना? सेंटर ऑफ मास किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ये क्या फॉल्स। है? ट्रू। फॉल्स। ट्रू। हाँ कैसे सर? मैंने अभी अभी बोला सेंटर ऑफ मास किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? नहीं करता तो फॉल्स आएगा आंसर। फॉल्स आएगा ना, नहीं करता तो। हाँ। ट्रू आएगा। सुनो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। मैंने पहले बोला था कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा ना, सेंटर में ही। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कहाँ डिपेंड करेगा? तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो फॉल्स हुआ ना सर। अरे हाँ, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, देखो कैसे। क्योंकि ये रिंग है, ध्यान से सुनिए, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब मृणाली यहां से इसको देख रही है, ठीक है, और ममता यहां से देख रही है। तो ममता के लिए पोजीशन ये हुआ, है ना, दूरी है इसका r1, पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर r1। इसके लिए दूरी है r2 वेक्टर। तो देख रहे हो पोजीशन मैंने लिखा है भाई, फिजिक्स में इसी सब के साथ खेला हो जाता है। मैंने लिखा पोजीशन ऑफ COM और यहां मैंने सीधा COM लिखा। अब बोलो, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इंग्लैंड से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास और भी दूर हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, हैं? यस। समझी? अब भी नहीं समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? समझे सर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। योगेश दादा नहीं समझे क्या? लगता है योगेश दादा नहीं।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी ध्यान देना सवाल सब पे कि क्या लिखा है, पोजीशन लिखा है, सीधा सेंटर ऑफ मास लिखा है, क्या लिखा है। अगर पोजीशन का उसने जिक्र कर दिया तो बोल देना यस, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर सीधा सेंटर ऑफ मास बोला तो भाई उसको तो तुम कहीं से देखो, वो तो उसके बॉडी में वहीं पे रहने वाला है ना। ह्यूमन के नाभि में अगर सेंटर ऑफ रेफरेंस है तो वहीं पे है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, पोजीशन में चेंज हो जाएगा, तुम्हारे पोजीशन के ऊपर उसका पोजीशन डिपेंड करेगा। क्या कहते हो दोस्त, सही बात नहीं। है कि नहीं है? बोलोगे हाँ बात तो सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आओ एक दो इसका फॉर्मूला देखें। ये जो फॉर्मूला यहाँ गिवन है ना, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को देखते हैं और समझने की कृपा करते हैं। ये फोटो तुम लोगों को दिख रहा है? बोलोगे हाँ दिख तो रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मस्तिष्क भी होना चाहिए, है ना। बिना ब्रेन के इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, बताते हैं क्यों। यहाँ पे एक मास है m, दिखा, यहाँ पे एक मास है m2। अब इसका सेंटर ऑफ मास, अपना कॉमन सेंस क्या कहता है कहां पे होगा? कॉमन सेंस नहीं है मान लो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या यही होगा? बोलो तो, या इसके अलावा और भी कोई हो सकता है? नहीं। सिर्फ यही हो सकता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जोड़ जोड़ के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है। अब कॉमन सेंस इसलिए बोले क्योंकि कुछ बच्चा सोच लेगा सर यहाँ भी तो हो सकता है ना मुन्ना, ना यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, इनके बीच में ही कहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए बोले थोड़ा सा कॉमन सेंस का जरूरत पड़ता है ना। बाकी तो हम लोग मैनेज करने के लिए है ही बैठे हुए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिन से। मैं कहां से बात कर रहा हूं? ओरिजिन से। कुछ ना दिया हो तो आप कहां से पकड़ोगे रेफरेंस? मैंने रेफरेंस लिया है ओरिजिन से। ओरिजिन से आप रेफरेंस लेके इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास, यानी सी का पोजीशन है ना, यहां से दूरी। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये बता रहा है। आर यानी क्या है? डिस्टेंस, यानी पोजीशन वेक्टर। दिख रहा है आर के ऊपर वेक्टर साइन? तुम बोलोगे हाँ। किसका? सेंटर ऑफ मास का। इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है R1, इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है R2। हमसे पूछ रहा है कि भैया सेंटर ऑफ मास का तुम पोजीशन वेक्टर बता दो, और कुछ नहीं बोला है, और कुछ नहीं बोला है, तो हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिन से। जब कुछ नहीं बोला है तो कहां से कैलकुलेट करोगे हमेशा? ओरिजिन। तुम बोलोगे ठीक है, ओरिजिन ओरिजिन। से। अब ओरिजिन से कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? सिंपल फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। अब ये सब जो दिया है ना, ये तो उसका बच्चा है ना, असली तो पिताजी तो यही है, वहीं से ही आया है। R1 R2। अब R1 का बात करो, R1 का एक कंपोनेंट y में होगा, एक कंपोनेंट x में होगा। वेक्टर में हम जानते हैं भाई, अरे भाई M1 का अगर हम पोजीशन वेक्टर पूछे, पोजीशन पूछे, कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो क्या बोलोगे? x कॉमा y, यही बोलोगे। इसका हो सकता है x1 कॉमा y1 बोलोगे। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे दोस्तों? यस सर। तो वही है बस हाँ पोजीशन। तुम बोलोगे नहीं सर वो आप पता नहीं क्या सब बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दो सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे बात तो भाई सही बोल रहे हो, आओ तुम लोगों को एक मजा दे दे एक मजा, एक सवाल के जरिए। हैं? एक सवाल ले लो। ये फॉर्मूला लिख ले क्या? हाँ, इसमें लिखने वाली भी कोई बात है? इसमें लिखने वाली भी कोई बात है? सवाल लिखो, फॉर्मूला तो तुम लिख ही लोगी, उतना तो मुझे ज्ञान है। सवाल लिखो जल्दी से। नोट्स बनाना है इस चैप्टर में। मैं ज्यादा अपने हाथ से नहीं लिखूंगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। यह चैप्टर बहुत छोटा है। लास्ट चैप्टर में भी नाना करते हुए मैंने सब कुछ लिखा था, याद है? यस सर। हाँ सर हाँ। क्या मुर्गी वर्गी कटा है तुम्हारे यहाँ? नहीं सर, बर्थडे के दिन नहीं कटता। ओ हाँ, मुर्गा के लिए मुर्गी कैसे कट सर, सकता है? मुर्गी तो मैंने ला ही ओमकार को जाएगा। इतना अच्छा विश किया है ना आज बर्थडे का, क्या? उससे पूछो। बता रहे हो? बताओ। वो गप रे मन की गप, कुछ भी डालती है सर, क्या करे। गप गप। मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं, सिर्फ थैंक यू डाल दिया सर। सर उसे पढ़ने को आया ही नहीं होगा वो, ओ इंग्लिश नहीं में इंग्लिश लिख में रही सर, थी लिखा क्या? था। मैं अरे तो हाँ। हिंदी में लिखना चाहिए था। मैं घूम रहा था ना, इस वजह से। सवाल जल्दी लिखो दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी, डोंट बी लेट, है ना, अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक योर लेग्स।
मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कर लूं, कोशिश कर लूं। ममता सवाल लिखे। हमने अभी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा? तुमने बोला सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका आपने फॉर्मूला बताया है m1 r1, है ना। r1 यानी इसका पोजीशन है m1 का, ठीक है, प्लस m2 r2, तुम बोलोगे हाँ इसका है, अपॉन m1 प्लस m2। क्या बोलो भाई दोस्तों, यही हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, बोलोगे हाँ sir. पढ़ा तो यही है। अब अगर यही पढ़ा है तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, कर दें अप्लाई। आओ मैं सीधा यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो m1 का मास कितना, 1 kg, तो मैं लिखूंगा बाहर 1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर m1 का क्या है, m1 का -1 एंड 2। तो मैं -1 को माइनस आई कैप सीधा लिख दूं, 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आई कैप सीधा लिखो। तुम बोलोगे हाँ आई कैप लिखो, प्लस 2 जे कैप, हमेशा प्लस लगाना, प्लस 2 जे कैप। तुम बोलोगे ठीक है ना भाई। 2 यहाँ पे क्या होता है, पहले x होता है उसके बाद y होता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो पढ़ के आए हो ना, पोजीशन में पहले x y फिर z आता है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पे, तो फिर से हम प्लस लगाएंगे। तुम बोलोगे ठीक। मास कितना है दूसरे का, 2। पोजीशन वेक्टर क्या है, 2 आई कैप। देखो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, क्या योगेश दादा यही है, अपॉन मास कितना है 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 सीधा लिख देते हैं। तुम बोलोगे हाँ लिख दो। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 1 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तुम बोलोगे हाँ। आओ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं क्या, मुझे बताना। 1 × माइनस आई कैप क्या होगा, सीधा माइनस आई कैप। तुम बोलोगे हाँ, प्लस 2 जे कैप। तुम बोलोगे हाँ, है ना, प्लस 2 × 2 4 आई कैप। तुम बोलोगे हाँ, प्लस 8 जे कैप। योगेश दादा मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, अपॉन 3 माइनस बताओ कैप ना, क्या। माइनस आई कैप होगा ना। अच्छा हाँ माइनस, ठीक है। अब मुझे बताना, हमेशा हम आई को आई के साथ ऐड करते हैं और जे को जे के साथ ऐड करते हैं, तो -i + 4i कितना हो जाएगा, 3i होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। -i मतलब एक कम करना है उसमें से, क्या योगेश दादा कर दे क्या, कर दो आओ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3i कैप प्लस 8 और 2 10 जे कैप। बताओ सही है, अपॉन 3। तुम बोलोगे हाँ, ये हो गया इसका आंसर, यही हो गया आंसर, खत्म, सिंपल। वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में यही हो गया। अब कोऑर्डिनेट से 0 0 से दूरी पूछेगा तो क्या करना है, इसका वेक्टर को बना देना, क्या मैग्नीट्यूड में ले लेना। कैसे निकालना है, 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करके अपॉन डिवाइड कर देना, ठीक है, 3 से हो जाएगा। सर मैं आज बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। सर अंगूठा अंगूठा कुछ दिखा पाओगे या वो भी नहीं? सर नहीं समझा। कौन नहीं समझा है, ममता? सवाल। हे ममता, look at this formula, can you see this? हाँ। ठीक है, लुक एट दिस सवाल बोल रहा है दो बॉडी, एक का मास है 1 kg, एक का मास है 2 kg, आर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, यानी ये ग्राफ है एक्स वाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लाई कर रहा है। तुम बोलोगे ठीक। एक का कोऑर्डिनेट्स y का दिया हुआ है -1, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया है, और 2 का दिया है 2, 4। अब बोल रहा है सेंटर ऑफ मास, तो -1 का मतलब क्या हुआ, 0 से दूरी x एक्सिस में इतना, 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से दूरी y एक्सिस में इतना, है ना। इसका भी वैसा ही दिया, r की जगह हमने आई कैप जे कैप करके डाल दिया 1 वाले का, है ना, m1 r1। तुम बोलोगे ठीक, m2 r2 में यही डाल दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो सीधा मैथ्स लगा दिया। नहीं समझे, अब तो इजी है। एक और सवाल देते हैं, समझ सर आएगा अभी तो। हाँ सर मैं क्या? बायो के लेक्चर में ज्वाइन होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, हद हो गया। नहीं ममता सर। तुम, ममता तुम समझने का कोशिश तो करो, क्यों कर रही हो ऐसे, समझ तो रही हूँ सर। कोशिश कोशिश, है ना। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये जो पोजीशन वेक्टर r1 दिया है ना, यहाँ r1 जो दिया है, इस r1 का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इस r1 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे x में दूरी, मान लो x1 है, x1 आई कैप,
प्लस y में दूरी है y1 तो y1 j कैप। अगर z में भी है कुछ मान लो तो z1 k कैप, ऐसे कुछ, ऐसे होता है r1 का वैल्यू। तो हमने r की जगह वही तो डाला था, बस ब्रैकेट में डाल दिया था, और क्या किया था, और बाहर मास था तो मास डाल दिया। क्या मृणाली हम इसके अलावा कुछ और किए थे क्या? मुझे तो नहीं याद है कुछ किए थे, हैं दोस्तों? इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया, है ना, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं देखो कुछ अंदर की बातें बताने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ अंदर की बातें बताना चाहता हूं। इसमें दिया है या नहीं दिया मुझे नहीं पता, बट मैं तो बताऊंगा। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी इसी का यूज करूंगा। इधर ही बताते हैं देखो। तुम लोगों को लिखने का मन हो तो लिख डालना। स्टार्ट करें बताना फ्रेंड्स? तो हे फ्रेंड्स, आओ। करिए स्टार्ट। ओके, मुझे ये बताओ, ये आरसी है ना, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, डी आर सी एम, सी एम यानी मैं लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास जानबूझ के, इज इक्वल्स टू m1r1, है ना। अच्छा, मैंने डिफरेंशिएट किया है इस पोजीशन को, है ना, मैंने देखो इसको डी लगा दिया है, डिफरेंशिएट किया है। तो मैं इस आर को भी क्या करना चाहूंगा, डिफरेंशिएट। देखो r1 जो लिखा है ना, मैं इसको करना चाहूंगा डिफरेंशिएट। तो मैं लिखूंगा m1 टाइम के साथ, है ना, अपॉन dt लगा दो, टाइम के साथ dt अपॉन डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी आर टू अपॉन डी टी अपॉन m1 प्लस m2। तुम बोलोगे हाँ कर दो, कोई दिक्कत। ये जो पोजीशन वेक्टर है RCM, अगर पोजीशन को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तुम बोलोगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। देखो भाई, वेलोसिटी किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलोगे वाह, गर्दा गर्दा उड़ गया। अब अगर इसको भी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ममता, अगर मैं यहां भी dv अपॉन dt कर दूं, dv अपॉन dt कर दूं, तो क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसका, सेंटर ऑफ मास का, है ना। वो क्या आएगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तुम बोलोगे सर ये तो काफी अच्छा फॉर्मूला हो गया फिर, है ना। अगर यहाँ पे हम मास के साथ पोजीशन डालेंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ वेलोसिटी डालेंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन डालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो, एक्सेलरेशन डाले, एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी डाले, वेलोसिटी मिल गया, पोजीशन डाले, पोजीशन मिल गया। भाई ये तो काफी अच्छा फॉर्मूला बन के आ गया अपने लिए, है ना। क्या कहते हो दोस्तों, ये तो गजब का फॉर्मूला हो गया है। डैश डैश ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, डैश ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू डैश प्लस m2 इंटू डैश अपॉन m1 प्लस m2। तीन होगा तो तीन कर देना, तीन को होगा तो ऐसे तीन कर देना, m3 डैश, है ना, ऐसे कुछ। अब डैश में क्या क्या डाल सकते हो भाई, डैश में क्या क्या डाल सकते हो, पोजीशन डाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, है ना, एक्सेलरेशन, कुछ भी डाल सकते हो। बोलो इजी है कि नहीं है, इजी है। अगर पोजीशन डालोगे तो पोजीशन मिलेगा, वेलोसिटी डालोगे वेलोसिटी मिलेगा, एक्सेलरेशन डालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इजी फ्रेंड्स, टेल मी, इजी? रोनाली, ममता, इजी नहीं है? हाँ इजी सर। ही तो है। सवाल देंगे, तुम इतना मतलब घबराओ मत, तुम हमेशा घबराती हो, पता नहीं क्यों, कैसे, कब, नहीं सर। कहाँ। चलो मैं स्टार्ट करूं। एक सवाल, सवाल तो खैर नहीं है, फॉर्मूला ही है वो, फॉर्मूला बनाते हैं। 4 मिनट है ना, अभी फॉर्मूला बनाते हैं, रुको। ममता, इधर देखो, ये एक गेंद हाँ दिखा सर। ऑरेंज कलर का, चलो एक को ग्रीन ले लेते हैं, एक ग्रीन कलर का गेंद। मैंने बोला ये दो सिस्टम है, ये दो क्या है, सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ हो, ठीक है। तुम बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास आप जो पूछ रहे हो, कहाँ से पूछ रहे हो, इंग्लैंड से पूछ रहे हो,
कहाँ से पूछ रहे हो? आपने ना कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया है ना कुछ दिया। हाँ सही बात है, इसमें मैंने कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हाँ लेकिन एक चीज मैं तुमको यहाँ बता देना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच की दूरी, दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लो r। क्या है? r। तुम बोलोगे फिर कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, आओ देखो। हम मान लेते हैं, हम अपने मन से मान लिए, जब कुछ नहीं दिया तो हमने इसको रेफरेंस माना और इसको माना 0,0। अगर ये 0,0 है तो यहां से पूरा का पूरा इसका दूरी कितना हो गया? r। बोलोगे हाँ। हो गया कि नहीं हो गया? एक ही डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हुआ है। बोलोगे यस। तो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर RCM1, सेंटर ऑफ मास 1 के रिस्पेक्ट में। मान लो इसको M1 बोल रहे हैं, इसको M2 बोल रहे हैं, है ना? M1 के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अभी जो फॉर्मूला पढ़े वही लिखोगे। क्या लिखोगे? M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। भाई यही पढ़े थे ना हम तो। बोलोगे हाँ। R1 का वैल्यू कितना है? तुम बोलोगे रेफरेंस सर हमने इसी को माना, और यहीं पे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। क्या कहते हो? अरे देखो, रेफरेंस हमने इसी को माना और M1 हमारा यहीं पे है रेफरेंस पर ही, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया ना, क्योंकि R1 का वैल्यू 0 आ गया। तो 0 प्लस M2R अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M2R अपॉन M1 प्लस M2। बोलोगे हाँ, हाँ या ना? इसमें हमें बहुत कुछ बताना है, अभी 2 ही मिनट बचा है। ये समझ आया किसी को या नहीं आया? ईमानदारी से बताना। मैं वेक्टर हाँ वेक्टर सर, अभी आज नहीं। मृणाली नहीं समझ आया? ये जो आया सेंटर ऑफ मास समझ। हमने निकाला है, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकाला है? तो यहाँ से निकाला है। यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ कहीं मान लो, कहीं भी यहाँ पे होगा, और यही उसका वैल्यू आया है। तुम बोलोगे अच्छा। खुद देखो, डायमेंशन, डायमेंशन देख लो। मास से मास तो कट जाएगा ना, तो रिलेशन तो पोजीशन का ही आएगा, तो डायमेंशन पोजीशन का है, तो दूरी का आएगा यूनिट। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही। क्या हम M2 से निकाल सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ M2 से भी निकाला जा सकता है। भाई M2 से निकाले, रेफरेंस किसको माने बताओ? रेफरेंस M2 को ले लेते हैं, M2 को ले लेते हैं 0। क्या कहते हैं? M2 को 0,0 ले लेते हैं। अब पता करते हैं, आओ सेम कहानी। तो इसमें M2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे एक बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, बताते हैं क्या। एक चीज याद रखना, इस फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो माइनस प्लस में रोने लगोगे। अगर अगर कार्टेशियन प्लेन में हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो दूरी नेगेटिव में लेते हैं। पता है किसी को ये बात? एक्स एक्सेस हाँ इधर लेफ्ट सर। की तरफ नेगेटिव में लेते हैं, तो हमें M1R1 तो लेना पड़ेगा ना, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा? -r। कितना लोगे? -r। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -M1R। तुम बोलोगे ठीक। M2R2 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि R2 का वैल्यू 0 रेफरेंस पर ही है, तो ये 0 हो गया अपॉन M1 प्लस M2। तुम बोलोगे ये माइनस क्या बता रहा है? तो ये माइनस ये बता रहा है कि इस M2 से इतना दूरी नेगेटिव साइड में इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि इधर नहीं है ना, ये इधर है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो। गॉट। ममता, अभी इसको एक बार फिर से समझाएंगे। हाँ, आओ मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करो।